जैसा कि आप सभी जानते हैं, युवा जो होते हैं, युवा देश का भविष्य होते हैं और देश को आगे बढ़ाने में उनका पूर्ण योगदान हो। सांसद है, लेकिन अगर मेरा बात कहा जाए तो 10 साल में कभी हम आज तक उनको देखे नहीं हैं साक्ष्य के तौर पे, या क्षेत्र की बात हो, कहीं भी मिलने का बात हो, उनको मैंने कभी आज तक देखा नहीं है। बस नाम सुना है कि हाँ, सांसद महोदय। गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं जी टीवी भारत न्यूज़। झारखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 7 चरणों में चुनाव होना है। 6 चरणों में चुनाव भी हो चुके हैं और अगर हम 7वें चरण की बात करें तो संथाल परगना के राजमहल, गोड्डा और दुमका सीट पर चुनाव होना है। दुमका की अगर हम बात करें तो दुमका के लोगों ने 2019 में एनडीए को मौका दिया था, वहाँ के सांसद सुनील सोरेन थे। अगर हम गोड्डा की बात करें तो गोड्डा के लोगों ने भी जो है एनडीए को मौका दिया था, वहाँ के सांसद निशिकांत दुबे हैं। लेकिन अगर हम राजमहल की बात करें तो राजमहल के लोगों ने इंडिया गठबंधन के सांसद विजय हांसदा को मौका दिया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि 2024 में क्या बदलाव होगा या फिर जो है वो वही रहेंगे। मेरे साथ जो है रोहित कुमार हैं, जो युवा वोटर हैं और जो है 2024 में ये पहली बार वोट करने जा रहे हैं और जो है क्या चीज़ सोच करके ये वोट करेंगे, वोट किसको करेंगे, और हम इनसे ये भी जानेंगे कि ये जो है राजमहल लोकसभा क्षेत्र के निवासी हैं, राजमहल को इन्होंने कितना बदलते हुए देखा है। सबसे पहले तो रोहित जी, जी टीवी भारत न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, आप पहली बार वोट कर रहे हैं, एक अलग सा उत्साह है आपके मन में कि आप पहली बार वोट कर रहे हैं। किस प्रकार का उत्साह है और आप पहली बार जो वोट कर रहे हैं किस उससे को लेकर कर रहे हैं? जैसा कि आप सभी जानते हैं, युवा जो होते हैं, युवा देश का भविष्य होते हैं और देश को आगे बढ़ाने में उनका पूर्ण योगदान होता है। तो ये मेरा पहला वोट है और पहला वोट जैसे कि मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, वोटिंग होता है बचपन से इन सब चीज़ों में। जब क्लास 8 पास कर रहा था तो कहीं ना कहीं मतलब गांव में एक ये रहता था, इसको वोट देना है, उसको वोट देना है। लेकिन जहाँ तक मैं एक शिक्षित युवा हूँ और माहौल को देख रहा हूँ, अपने क्षेत्र के माहौल को देख रहा हूँ, मैंने जैसे कि आपने कहा कि राजमहल में मतलब क्या चल रहा है हमारे क्षेत्र में, तो जब से मैंने होश संभाला, इन सब चीज़ों के बारे में जाना, अगर पिछले बीते 10 वर्षों की बात कहा जाए तो मैंने एक नाम सुना है कि हाँ, पहले तो मैं ये जानता था कि क्षेत्र में विधायक होता है, लेकिन मतलब सांसद का सिर्फ नाम सुना गया है यहाँ पे कि हाँ सांसद है। लेकिन अगर मेरा बात कहा जाए तो 10 साल में कभी हम आज तक उनको देखे नहीं हैं साक्ष्य के तौर पे, या क्षेत्र की बात हो, कहीं भी, या युवाओं से मिलने जुलने का बात हो, उनको मैंने कभी आज तक देखा नहीं है। बस नाम सुना है कि हाँ सांसद महोदय हैं, उनका ये नाम है, इससे ज़्यादा उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो दिखाई नहीं देते हैं। और विशेषकर जैसे कि मैं पहला वोट कर रहा हूँ तो सबसे पहला मेरा मुद्दा ये रहेगा कि सरकार, हम वो सरकार लाएं जो युवाओं के बारे में विशेष करके सोचे, युवाओं के रोजगार सृजन के मामले को बढ़ाए। और युवाओं के रोजगार सृजन का जो मामला है, अब जैसे कि हमारे जो प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जहाँ पे अभी कंपटीशन का टाइम है, होड़ मचा है, वैकेंसी कम होती है, फॉर्म ज़्यादा गिरता है, युवा को रोजगार बहुत सीमित होता है कि कुछ लोगों को रोजगार मिलता है, बाकी बेरोजगार रह जाते हैं। तो उसके लिए स्किल इंडिया बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है जहाँ यूथ अपना जो है जीविका को गुजार कर सकते हैं। लेकिन अगर बात कहा जाए, जहाँ तक हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं, उन्होंने एक बार युवाओं को ये कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि सबको नौकरी दिया जाए, बहुत सारे रोजगार हैं। और उन्होंने युवाओं को दिग्भ्रमित करके एक बात कहा था कि युवाओं को पकौड़े तलना चाहिए। तो ये अब हमारी बारी है, ये यूथ का बारी है और अब हमारे मत का बारी है, और ये समय है जवाब देने का कि हमें पकौड़े तलना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए। आप और भी रोजगार के साधन यहाँ मौजूद करा सकते थे, ज़रूरी नहीं है कि हर युवा पकौड़े, पनीर, ये वो जो भी है वही बेच सकता है। आप उसको जो भी एजुकेशन के फील्ड से रिलेटेड रोजगार के साधन उपलब्ध करा सकते थे। तो इस बार का हमारा वोट जो होगा, वो वोट हमारा रोजगार के प्रति होगा और हम वही सरकार चुनेंगे जो युवाओं के रोजगार के प्रति ध्यान दें। सर, जिस प्रकार आप बोल रहे हैं कि युवा, आज के युवा कल के देश के भविष्य हैं। कभी भी सर आपने देखे होंगे कि कोई भी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस के हो या फिर बीजेपी की हो, उनका जो मैनिफेस्टो होता है, उनका जो चुनावी मुद्दा में जो मैनिफेस्टो होता है, उसमें युवा को हमेशा घसीटा जाता है। कहा जाता है कि अगर हमारी सरकार बनती है हम इतना युवाओं को रोज़गार देंगे,
ये प्रधानमंत्री जी का मैनिफेस्टो में भी था, झारखंड सरकार के जो इंडिया गठबंधन की सरकार है इनका ही मैनिफेस्टो में था। लेकिन क्या सर यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके सरकार लगभग 5 साल रहा, क्या उन्होंने जो वादा किया था कि झारखंड में सरकार बनते ही हम 5 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे, बेरोजगारों को रोज़गार देंगे, तो क्या झारखंड में अब तक कोई किसी प्रकार का युवाओं के लिए वैकेंसी वगैरह निकला है या आप लोगों को रोज़गार वगैरह मिला है? नहीं, किसी तरह का रोज़गार नहीं मिला है। वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ एक तरह से उस मुद्दे को बताया जाए तो वो चुनावी चोचला था, जो कि यूथ का उस वक्त मत को आकर्षित करना था। और युवा में क्या है कि युवा में इतना बेरोजगारी है कि अगर कोई कह देता है कि हम रोज़गार देंगे तो युवा उस ओर जाता है, क्योंकि वो चाहता, हर एक युवा, ज़्यादातर यूथ जो है जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं वो मध्यम वर्गीय फैमिली से होते हैं, धीरे धीरे मतलब कि अपनी जीविका किसी तरह से पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए रोज़गार सबसे पहला मुद्दा होता है। वो चाहते हैं कि अपने आप को अपने पैर पे खड़ा हो, ठीक है। तो सरकार जब ये वादा करती है तो युवा उस ओर आकर्षित होता है। पिछली सरकार जो थी वादा की, यूथ आकर्षित हुआ, उन्हें वोट किया, लेकिन हाँ अब युवा जाग चुका है। उसने 5 साल के दरमियान कहीं भी किसी भी प्रकार छोटा सा भी झारखंड में किसी तरह का ये नहीं निकला जो युवाओं को रोज़गार दे सके। या आप सरकारी सेक्टर का बात छोड़ दीजिए, प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा किसी रोज़गार देने का बात नहीं हुआ जो सरकार को उपलब्ध कराना चाहिए अपने माध्यम से, ये किसी तरह का नहीं हुआ। तो यूथ जो है इस बार बहुत सोच समझ के अपने मत का उपयोग करेगी और सरकार वही लाएगी जो उनके बात को सुने, जो क्षेत्र में रोज़गार को लाए। सर, आप साहिबगंज ज़िले के निवासी हैं, साहिबगंज में पले बढ़े हैं। साहिबगंज से सर अगर हम बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्री या झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री इसी ज़िले से आते हैं। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि साहिबगंज के अलावा अगर हम धनबाद के आकलन करें, सरायकेला के आकलन करें या फिर बोकारो के आकलन करें, तो उन सारे मतलब जो है सर क्षेत्र में औद्योगिक संस्थान बहुत ज़्यादा है। अगर हम बड़े बड़े उद्योग संस्थान की बात करें तो वहाँ काफ़ी उस ज़िले के युवाओं को रोज़गार भी मिलता है, उन लोग का भरण पोषण भी होता है। लेकिन साहिबगंज की अगर सर बात किया जाए तो यहाँ बेरोजगारी चरम पर है, यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, जबकि साहिबगंज पूर्व मुख्यमंत्री का जो है यहाँ ज़िला भी है। तो क्या जितने भी मुख्यमंत्री यहाँ पर बनते हैं वो नहीं चाहते हैं कि साहिबगंज में कोई ऐसा फैक्ट्री खुले, बड़ा उद्योग कंपनी खुले जहाँ जो लोकल युवा को रोज़गार मिले? इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि यहाँ पे सांसद महोदय का भी यहाँ पे अपना पैतृक जिला है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो थे हेमंत जी का भी ये अपना जिला है। लेकिन मुख्य बात है कि धनबाद बोकारो की बात को नहीं लेते हैं, एक पल के लिए हम अपने पड़ोसी जो गोड्डा की बात लेते हैं। तो वहाँ पे जो अभी आगामी वर्तमान में सांसद है निशिकांत दुबे जी, तो उन्होंने अडानी प्लांट वहाँ पे अभी है, अभी रेलवे स्टेशन वहाँ पे, तो युवाओं के लिए कहीं ना कहीं कुछ किसी न किसी रूप में रोज़गार मिल रहा है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की तरह हो या अडानी जो है प्राइवेट सेक्टर की तरह ही दे, लेकिन जो बेरोजगार उस क्षेत्र के युवा हैं वो जुड़े हैं उस संस्था से, ठीक है, उस प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं। दूसरा बात लेते हैं देवघर में जो एयरपोर्ट अभी लेके आए, तो उससे भी युवाओं को रोज़गार मिला। लेकिन हमारे क्षेत्र में इस तरह का कहीं कोई भी प्राइवेट ये में भी नहीं है, ना सांसद महोदय के तरफ से ना मुख्यमंत्री जी के तरफ से, कि युवा को रोज़गार वहाँ पे मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं। जिस प्रकार इनसे हम बातचीत किए और जिस प्रकार इन्होंने बताया कि जो है ये पहली बार वोट कर रहे हैं और ये आज के युवा हैं और कल के जो है देश के भविष्य हैं। जिस प्रकार इनका कहना है कि हम उसी को वोट करेंगे जो हमारे लिए खड़े उतरेंगे। गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज़, साहिबगंज।